आज हम 10वीं हिंदी लोक भारती किताब में से ये जो दूसरी इकाई है उसमें से 7वां पाठ देखेंगे, महिला श्रम। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। इनका जन्म 1885 में सातारा महाराष्ट्र का वहाँ हुई है और मृत्यु जो है वो 1981 नई दिल्ली में हुई है। इनके बारे में अगर कहेंगे तो एक बात ध्यान में रखो बच्चों, ये 4 भाषाएं जानते थे और जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेज़ी, और समान रूप से उन्होंने वहाँ का लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, ये आत्मचरित्र हैं। ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी अगर हम जानेंगे तो यहाँ कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में जानकारी दी है। ये जानकारी वो किसे देते हैं कि किस तरह होना चाहिए महिला आश्रम, ये अपनी मुँह बोली बहन सरोज जो हैं उसको वो बता रहे हैं। अगर तुम ये महिला आश्रम स्थापन करना चाहती हो तो मैं जो ये बातें बता रहा हूँ वो तुम्हारी काम आएगी, और इसीलिए अपने बहन को सहयोग या उसे कुछ मदद हो जाएगी अपने विचारों की, इसलिए वो अपने बहन को सरोज को एक खत लिख रहे हैं। समझ में आया? देखो वो क्या लिखते हैं अपने खत में। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन सोचने में मदद होगी, तुम्हें सोचने में मदद होगी। आश्रम, आश्रम यानी क्या? होम, घर। ए आश्रम का मतलब सुनो बच्चों, जैसे कि बालिकाश्रम होता है, वृद्धाश्रम होता है, वैसा ही यहाँ महिला आश्रम है। तो वो कहते हैं उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, क्योंकि एक कौन सा आश्रम है? महिला आश्रम है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज, इसका अखबार में नहीं दिया जाए, एडवर्टाइज नहीं की जाएगी। समझ लो, यहाँ उनके कुछ नियम यहाँ बताए हैं। पुरुष का संबंध न हो, विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, और जो आगे उन्होंने लिखा है वो देखो, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनका ऐसा कहना है। पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाता है। देखो, नहीं जाना है कि कहीं भी, ऐसा उनका कहना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। जो भी महिला आएगी वो अपने खाने पीने, कपड़े लत्ते की जो व्यवस्था है वो करके ही आएगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर गरीब होगी तो उसकी जो सिफारिश करेगा वो उसका खर्चा उठाएगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। वो पहचान वाली किसी के होनी चाहिए या परिचय वाली होनी चाहिए, उसके बिना दाखिल उसे नहीं किया जाएगा। अगर दाखिल हुई कोई महिला होगी तो वो जब चाहे आश्रम छोड़ सकती हैं, और आश्रम को ठीक न लगने पर, कोई महिला ठीक नहीं लगी तो उसे 1 या 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा और आश्रम से उसे हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम जो है वो सोच समझ कर ही लेंगे। इस तरह उन्होंने कुछ नियम जो बताए हैं ये हमने देखे हैं। और आगे देखो, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सभी धर्मों के महिलाएं होंगी, जैसे कि सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसे अंडरलाइन करके रखो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण यहाँ रहेगा। कैसा वातावरण रहना चाहिए यहाँ? सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का वातावरण यहाँ रहेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है
कि आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। यह भी अंडरलाइन करो, सादगी ने साधी रानी उच्च विचार कहते हैं ना, तो सादगी का आग्रह भी यहाँ होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई जो है, पढ़ाई उद्योग इसकी व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। आगे चलकर क्या होगा, महिलाओं को क्या सिखाया जाएगा? उपयोगी उद्योग। हाँ, जो भी छोटे मोटे उद्योग होते हैं ना, वो भी सिखाए जाएंगे, जैसे कि सिलाई या कोई दूसरा काम जो वो जानती होगी या उस महिलाओं को करने के लिए आसान रहेगा, ऐसे छोटे मोटे उद्योग भी सिखाए जाएंगे। पढ़ाई भी आसान हो, वहाँ कोई पढ़ना चाहता होगा तो उसे भी वो भी आसान होगा, ऐसा ही हम करेंगे। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन देखो आश्रम क्या नहीं होगा? शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, क्योंकि यहाँ कोई कलह यानी वाद विवाद नहीं चाहिए, खींच नहीं चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, कुढ़न यानी खींच। तो जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, अपने खर्च जो हैं वो खुद कर सके और वहाँ वो स्वतंत्रता से रह सके, ऐसा उनका कहना है कि अपने जीवन का सदुपयोग वो पवित्र सेवा, ऐसा सेवा जो है एक दूसरे की साथ रहने की और एक दूसरे की मदद करने की, ये जो पवित्र सेवा है वो कर सके, ऐसा आदर्श रखा हो तो हो। और व्यवस्था पर समिति का झंझट तो बिल्कुल न हो, कोई समिति वहाँ न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनमें ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, कोई महिला पर कोई बोझ नहीं आएगा। वहाँ जो समिति का झंझट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, वहाँ कोई समिति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी ये सारी काम देखने के लिए या कोई छोटे मोटे उद्योग करने के लिए, तो ये सब भार वही उठाएगी। बहन उनको संगीत, भक्ति तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो उन महिलाओं को संगीत, भक्ति, प्रेमयुक्त सलाह भी इसकी भी खुराक देने को उन्होंने कहा है। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। यहाँ संस्था की जो ज़मीन है वहाँ छोटे छोटे मकान बनाएंगे, उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर जो भी हम नियम डालेंगे उसमें अधीन रहकर उन्हें उस नियमों का पालन करते हुए आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। जो संभव है, जो सहजता से हो सकता है, ऐसा ही मैंने तुम्हें बताया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी जो शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। उन्हें किस बात का ख्याल है? तो शक्ति, कुशलता और उसकी मर्यादा का ख्याल। अपने बहन के कौन से गुणों पर उन्हें विश्वास है? तो शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा। ध्यान में रखो, शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का उन्हें विश्वास है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी क्योंकि वो महिलाएं बहुत कुशल होगी और वो अपने आप वो संस्था चलाएगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म
होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये संस्था अपने आप चलेगी, इसीलिए मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे इतना देखो, तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। तुम दोनों यहाँ, दोनों का मतलब है ए सरोज और उनकी जो बेटी है रेहाना, उसके बारे में उन्होंने सूचित किया है। लेकिन जल्दी में कुछ मत तय करो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। यदि हाँ है कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, सर्दी का ठंडी का मौसम है, तो यहाँ सर्दी ठंड बहुत अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेस्थीमम फूल बहार में है। गुलदाउदी जो फूल है उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ बताई गई है। उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, उनकी गुलदाउदी की कलियाँ महीनों तक खुलती नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो। जैसे कि देखो, किसी ने उनके पेट में एक बहुत बड़ा रहस्य है और उनके ओठ ही सीकर बैठे हैं, ऐसे वो उनकी कलियाँ खुलती ही नहीं। ये उन्होंने एक उपमा अलंकार कहते हैं ना, उसी तरह कुछ बता दिया है। देखो, जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। यहाँ जब भी ए गुलदाउदी का फूल खिलता है तो एक एक पंखुड़ी करके खिलता है और वो टिकता भी बहुत है। तो इसकी विशेषता कौन सी है? ये सर्दी के मौसम में ही गुलदाउदी के फूल खिलते हैं, उनकी कलियां महीनों तक खुलती नहीं हैं और जब भी खिलती हैं तब एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं और वो टिकते बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। और एक गुलाबों के फूलों के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। अब देखो, जिनिया के फूलों के बारे में वो कहते हैं कि जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो भी आता था तो उसकी कली तोड़ता था। देखो, वो कहते हैं जिनिया की कहानी वो बता रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं उसे कि एक जिनिया का पौधा था, वो रास्ते के किनारे पर था, तो जो भी आता था तो उसकी कली तोड़ता था। इसके लिए उन्होंने वो पौधा जो है वो अपने सिरहाने के पास लगा दिया, जहाँ वो सोते थे। उस जो उनका सिरहाना था, यानी कि जहाँ हम सोते हैं, वो हमारा सिर जहाँ होता है, सिर जहाँ जिस उस बेड पर जहाँ हम सिर रखकर सोते हैं, उसी के पास उन्होंने ये पौधा लगा दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर इतने सुंदर फूल आए, बहुत ही सुंदर फूल आए। जैसे कि देखो, उनकी जो फूल जब खिलते तो आँखों उसके मानो उत्कटता से बोल रही है, ऐसा लगता था। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वो जो जिनिया का फूलों का पौधा था वो सूख गया। परसों ही उसने उसे उखाड़ दिया है, यानी विदा किया है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और ये जो खत है वो गुरुवार 21/12/44 को लिखा हुआ है। इसी तरह उन्होंने दूसरा एक खत उनको लिखा है, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इन महीनों में मैंने 1 तारीख को पत्र लिखे हैं। इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। कौन से तारीखों को उन्होंने पत्र लिखे हैं? देखो, 1, 9, 15 और एक चौथा पत्र आज लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी, तुम मत लिखो, क्योंकि तुम्हारी बेटी मुझे पत्र लिखेगी। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। कौन सी भाषा सीखनी है अभी? उर्दू सीखने के लिए उनको बापूजी ने कहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता अगर चाहिए तो उर्दू भाषा भी तुम्हें आनी चाहिए। इस तरह काका कालेलकर जी को बापूजी ने कहा है, तो वो कहते हैं अभी उर्दू सीखने के पीछे मैं अपनी सारी शक्ति खर्च करूँगा। और इसीलिए देखो, तुमको
मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अभी तो मैं एक संदेश तुम्हें देता हूँ कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, तब तक कुछ मत करो और आराम करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगवा कर रखा है। उनको अभी देखो क्या करना है, तारों के नक्शे बनाने हैं, और इसलिए उन्होंने क्या मंगवा कर रखा है, कंपास बॉक्स। लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया क्योंकि अभी उन्हें वक्त ही नहीं है, क्योंकि वो अभी उर्दू सीखने में बिज़ी हैं। देखो मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रखने दिया है, क्योंकि अब उनको ये जो फूलों के गमलों की तरफ ध्यान देने की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने वो फूल हटा दिए हैं। तो देखो बच्चों, सबको काका का सप्रेम शुभाशीष उन्होंने दिया है, और ये जो खत है वो काका कालेलकर जी ने ग्रंथावली से लिया हुआ है। तो इस तरह ये पाठ पूरा होता है। आप इसका स्वाध्याय हल कीजिए।